हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ आपका जो ACCA का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है F7, उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम सितंबर 2023 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है। फर्स्ट मेजर चेंज आया है रजे आपके थ्रू आउट सिलेबस में। उन्होंने वो टॉपिक्स रिवाइज किए हैं जहां पर इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग इंट्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड जो मेजर चेंज आया है पूरी बुक में, जहां पर रजे वर्ड लिखा हुआ था IFRS स्टैंडर्ड्स, नाउ दिस वर्ड हैज बीन रिप्लेस टू IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो IFRS स्टैंडर्ड्स जब हम यहाँ पर यूज करते थे, वहां पर हम अब IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्ड्स जो है वो यूज करते हैं। थर्ड जो मेजर चेंज आया है आपका, थर्ड मेजर चेंज आया है रजे, चेंज ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ। अब देखो आप लोग ना, ये PDF जो मैं यूज कर रही हूँ ये मैंने ACCA के साइट से डाउनलोड ही की है। मोरओवर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये आपको लिंक जो है ये PDF का डाल दूंगी, आप वहां से PDF एक्सेस कर सकते हो। दूसरी बात रजे, आपको ये डिटेल स्टडी गाइड दिया हुआ है। अब जैसे इसमें चेंज है A to E में, A टॉपिक द कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका सेकंड पॉइंट, ये रहा सेकंड पॉइंट। इसके E पॉइंट पे जाओ, E पॉइंट पे डिस्कस वेदर द यूज ऑफ करंट वैल्यू अकाउंटिंग। देखो जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हो ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, तो उसमें आप लोग पढ़ते हो कि आपका डिफरेंट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं, करंट वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू मेथड एंड ऑल दैट वगैरह। तो उसमें हमने दो मेथड्स पढ़े थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग और करंट वैल्यू मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में के केस में रजे हम एसेट को या अपना जो भी लायबिलिटी है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिस वैल्यू पे हमने वो एक्वायर किया था इन द पास्ट, दैट इज वैल्यू अमाउंट इनकर्ड इन द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वो हमारे एसेट की वैल्यू बनती थी। करंट वैल्यू में क्या होता है, करंट वैल्यू में होता है जो आज की डेट में एसेट की वैल्यू है मार्केट में। तो इसमें एक टॉपिक था प्रॉब्लम्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, जो इन्होंने चेंज करके, ऑल्दो इसका इसेंस वही है लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया, हेडिंग चेंज कर दी उसकी, और उसका दे दिया फुली एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब इसेंस टॉपिक का वही है। नेक्स्ट पार्ट आपका जो फोर्थ चेंज आया है वो आया है A3F में। A3F में कोई नया लर्निंग आउटकम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये A पॉइंट है, उसका थर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और F। हाँ, तो रजे इसमें आपका जो पहले बोर्ड था वो था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, जो अब चेंज हो गया है टू ISSB, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। अब इसके क्या पर्पस हैं, क्या रोल्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 2 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है। फिफ्थ चेंज क्या आया है रजे, फिफ्थ चेंज आया है कंसोलिडेशन से रिलेटेड। कंसोलिडेशन में थ्योरेटिकल टॉपिक जब आप स्टार्ट करते हो बिगनिंग में, तो उसमें ना एक टॉपिक था एक्सप्लेन व्हाई द डायरेक्टर्स मे नॉट विश टू कंसोलिडेट अ सब्सिडरी। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स अगर परफॉर्मेंस कम है, जैसे मान लो सब्सिडरी को लॉसेस हो रहे हैं, तो अगर हम वो लॉसेस को अपने साथ कंबाइन करेंगे तो हमारी भी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होगी, मतलब वो हमारी भी परफॉर्मेंस लो होगी। दैट्स वाई हो सकता है कि डायरेक्टर्स ना चाहें कि हम सब्सिडरी को अपने साथ कंसोलिडेट करें, तो ये टॉपिक उसमें से रिमूव कर दिया गया। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, आधे पेज का टॉपिक था, आप लोग देखोगे अभी आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है। सिक्स्थ चेंज जो है, सिक्स्थ एक चेंज नहीं है, बस इन्होंने ना टॉपिक शिफ्ट किया है फ्रॉम B2 टू D2। ठीक है। तो ये टॉपिक क्या है, देखो जब हम कंसोलिडेशन में गुडविल कैलकुलेट करते हैं ना, तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, कंसीडरेशन प्लस NCI माइनस नेट एसेट्स। देखो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होगी जो ऑलरेडी एक बार ACCA में FR का सिलेबस कर चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको हो सकता है कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि इन डेप्थ करवा रही हूँ ना मैं, सिलेबस के बीच में से टॉपिक ले रही हूँ। तो कंसीडरेशन प्लस NCI माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन, ये फुल गुडविल मेथड था हमारी कंसोलिडेशन में। पार्शियल गुडविल मेथड भी होता है जिसमें हम सिर्फ कंसीडरेशन और नेट एसेट्स लेते हैं।
रजे अगर ये जो डिफरेंस है आपका, डिफरेंस किस में आ रहा है, कंसीडरेशन प्लस एनसीआई में और नेट एसेट्स में, अगर तो ये डिफरेंस रजे पॉजिटिव डिफरेंस है तो इन दैट केस हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको गुडविल ही बोलेंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव डिफरेंस है तो हम इसको बार्गेन परचेज बोलते थे, नेगेटिव गुडविल नहीं बोलेंगे, हम इसको बार्गेन परचेज बोलेंगे। अब इन्होंने ये टॉपिक इंक्लूड था B2 में, जो इन्होंने शिफ्ट कर दिया है D2 में। देखो वो कहते हैं इंडिकेट व्हाई द फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसीडरेशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंसीडरेशन मे बी लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका कंसीडरेशन प्लस एनसीआई बन रहा है 1 लाख का, लेकिन नेट एसेट्स 1,50,000 के हैं, तो डिफरेंस नेगेटिव हो गया ना। ठीक है, तो अब वो कहते हैं ये जो टॉपिक था वो हमने शिफ्ट कर दिया है D2 में बार्गेन परचेज के नेम से। तो ये आपका 6th चेंज जो था वो था। उसके बाद रजे नेक्स्ट आपका पार्ट है 7th चेंज। 7th चेंज हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो अदर स्टैंडर्ड्स है ना उसमें पढ़ते हैं। एक टॉपिक था हेडिंग इन्वेंट्री एंड बायोलॉजिकल एसेट्स, जिसको चेंज करके इन्होंने इन्वेंट्री एंड एग्रीकल्चर कर दिया। मतलब अब भी हमने चैप्टर नंबर 8 में IAS 41 फॉर एग्रीकल्चर एंड IAS 2 फॉर इन्वेंट्रीज ही पढ़ना है, बट इनका टॉपिक का जो नेम है वो चेंज हो गया बस। नेक्स्ट है राजे B6C। B6C किसकी बात कर रहा है, एक बार हम लोग आ जाते हैं अपने हेडिंग B पर। सो ये B हेडिंग आ गई और उसके बाद इसका 6th पॉइंट, तो इसका 6th पॉइंट आ गया आपके पास, ये 6th पॉइंट लीजिंग। लीजिंग से रिलेटेड चेंज है, यानी कि IFRS 16 से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। B6 का C पॉइंट रजे, C पॉइंट का था सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास एक एसेट है तो मैं उसको सेल कर रही हूँ और जिस पर्सन को मैं सेल कर रही हूँ उससे लीज बैक ले रही हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली में सेल है या नहीं है IFRS 15 के अकॉर्डिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग ये हमने देखना होता है, सेल एंड लीज बैक। तो रजे इसमें चेंज उन्होंने किया है, एग्रीमेंट्स की जगह इन्होंने ट्रांजैक्शन वर्ड जो है वो बस इंट्रोड्यूस कर दिया बस। नेक्स्ट है B7F। B7F जो आपका चेंज है, 8th चेंज हमने पढ़ लिया। उसके बाद है 9th चेंज। रजे 9th चेंज आपका एडेड डीकमीशनिंग। तो पहले हम B7F एक बार टॉपिक देख लेते हैं। तो आपका ये 7th पॉइंट है प्रोविजन। ओके, तो IAS 37 के रिलेटेड ये जो है वो चेंज है B7 का F पॉइंट। इसमें 3rd में ना इन्वायरमेंटल प्रोविजंस पढ़ते थे हम, तो इन्वायरमेंटल प्रोविजंस में इन्होंने एक डीकमीशनिंग वर्ड ऐड किया है और दूसरा क्या किया है, प्रोविजन फॉर फ्यूचर रिपेयर्स की जगह रिकंस्ट्रक्टिंग कर दिया है, रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया सॉरी। देखो प्रोविजन फॉर फ्यूचर रिपेयर्स मतलब आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे ना कि फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि हमने रिपेयर्स करवाने हैं, माइंस वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें ज़्यादातर। ठीक है, तो उसमें हम लोग वर्ड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इन्होंने ऐड कर दिया। दूसरा B8F। B8F में क्या चेंज है, एंड डिडक्टेबल। एंड डिडक्टेबल B8B में उन्होंने चेंज किया है, तो ये 8th पॉइंट है और इसका B। ओके रजे ये चेंज है आपका एक्सप्लेन IAS 12 में इनकम टैक्सेस में, जिसमें आप टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हम लोग पढ़ते थे पहले। हेडिंग, मेन हेडिंग में ही चेंज है। देखो मैंने आपको बोला ना 0.1% 1% का चेंज है, बस ज़्यादा चेंज नहीं है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पढ़ते थे, जिन्होंने इसमें वर्ड ऐड कर दिया टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बस। ठीक है, डेफर टैक्स एसेट्स एंड डेफर टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद B11A। B11A पर आ जाते हैं, तो आपका 9th पॉइंट 11th गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट्स में इन्होंने जो वर्ड था प्रोविजन वो रिमूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है C1B। ओके, तो C हेडिंग इसका फर्स्ट पार्ट लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप लोग इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं ये टॉपिक पढ़ते हो। इसके B पार्ट में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे मैनिपुलेट की जा सकती हैं, चेंज की जा सकती हैं डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट के द्वारा। इसमें हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करते थे, क्रिएटिव अकाउंटिंग और विंडो ड्रेसिंग। ये दोनों ही टॉपिक्स अब आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेंज है रजे आपका C2 में। तो हम लोग C2 में कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज में आ जाते हैं। इसमें द फॉलोइंग आउटकम्स थे, ये 2 टॉपिक्स थे।
ठीक है, ये दो टॉपिक्स राजे अब एक में कंबाइन हो गए बस, और कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है C3। C3 में क्या चेंज था? डिलीटेड कॉर्पोरेट एंड एडेड एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो C3 एक बार हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स। इसमें C3A में इन्होंने एक तो कॉर्पोरेट वर्ड डिलीट कर दिया यहाँ से, कि हम लोग पढ़ते थे असेसिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज, वो डिलीट कर दिया है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ पोजीशन वर्ड ऐड कर दिया है, एडेड एंड पोजीशन। देखो आप लोग खुद ही देख लो, मैं आपके सामने है कि आप कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, C3B में भी सेम इसी तरह से फाइनेंशियल पोजीशन जो वर्ड है आपका वो ऐड हुआ है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन C3B आपका डिस्कस द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो हमने उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इफेक्ट देखते थे, अब हम फाइनेंशियल पोजीशन में भी देखेंगे। नेक्स्ट C4 टॉपिक है। C4 टॉपिक जो है वो आपका कौन सा है? NPO एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। रजे इसमें ना वर्ड पहले होता था स्पेशलाइज्ड एंटिटीज, जिसमें आगे हाइफन डाल के लिखा होता था NPO एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। तो ये जो स्पेशलाइज्ड वर्ड है वो अब डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये आपके मेजर चेंजेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम्स में आए हैं फ्रॉम September 23 ऑनवर्ड्स टू September 23 टू 2024। ठीक है, थैंक यू।